गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बापोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर में अपन दोनों ही पेपर एक साथ ही कर रहे हैं। मेरे जो भी वीडियोज हैं वो पेपर फर्स्ट और उसके साथ पेपर सेकेंड दोनों के साथ ही चल रहे हैं। पिछले वीडियोस में अपन ने ब्रिटेन के संविधान और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात की थी। आज अपन भारतीय संविधान की चर्चा करेंगे। पहले वीडियोस में भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज अपन अगली क्लास में बात करेंगे भारतीय संविधान में प्रदान किए गए मूल अधिकारों की। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है, न केवल बीए सेकेंड ईयर के लिए बल्कि फाइनल के लिए भी, और साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी, उन परीक्षार्थियों के लिए भी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। हम जब प्रतियोगी परीक्षाओं की चर्चा करते हैं तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें भारतीय संविधान के बारे में ना पूछा जाए, और उनमें भी बहुत से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता रहा है, और उनमें भी एक है मौलिक अधिकार। आज अपन मौलिक अधिकार की बात करेंगे, क्योंकि ये विषय काफी बड़ा है और विस्तारित होने के कारण से अपन इसको दो अलग भागों में बांटकर बात करेंगे। पहले वीडियो में केवल हम दो अधिकारों की चर्चा करेंगे, शेष अगले वीडियो में बाकी के अधिकारों की अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो विश्व का संपूर्ण इतिहास जो है वो वास्तव में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास है। किसी भी देश की बात कर ली जाए, किसी भी देश की चर्चा कर ली जाए, यहां तक कि विश्व की सबसे महानतम शक्ति अमेरिका भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहा है। अगर हम अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले अधिकारों की अवधारणा जो है, अधिकारों की जो बात है वो प्रकट होती है ब्रिटेन में। सन 1215 में जो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा गया, उस ब्रिटिश मैग्ना कार्टा में सबसे पहले अधिकारों की बात के अधिकारों की चर्चा आई। ब्रिटिश संसद के द्वारा 1215 में जो अधिनियम पारित किया गया, उस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकों को मौलिक अधिकार और साथ साथ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, और उसी के परिणाम स्वरूप अधिकारों की अवधारणा धीरे धीरे आगे बढ़ी। अगर इससे और आगे बढ़ा जाए तो अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष अधिकारों की पहचान दिलाने वाला है, क्योंकि इसी में कहा गया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसका मतलब एक मांग की गई लोगों के द्वारा अपने अधिकारों के लिए, और अंततः जब अमेरिकी संविधान लागू हुआ सन 1789 में, तब अमेरिकी नागरिकों को जो अधिकार थे सन 1791 में 10 संशोधन करके अधिकार प्रदान किए गए। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि अमेरिका विश्व का पहला राज्य है जिसने संविधान के मार्फत अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए। इसी क्रम में एक उदाहरण आता है हमारे सामने, फ्रेंच क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में भी अधिकारों की बात उठी थी, अधिकारों की मांग सामने आई थी। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है। इसका मतलब कि वो वहां के लोग इस चीज की मांग कर रहे थे। अपन अगर भारतीय संविधान के ऊपर दृष्टिपात करें तो संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ से ही हमारे संविधान में ही नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की घोषणा की। भारतीय संविधान का भाग अध्याय 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। भाग 3 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा एक अधिकार, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा गया, उसको समाप्त कर दिया गया। और हम यूं कह सकते हैं कि आज गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि विश्व के चाहे किसी भी देश की चर्चा कर ली जाए, विश्व के किसी भी देश के संविधान को उठाकर देख लिया जाए, कोई भी राज्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान न किया। वास्तव में मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके जीवन को चहुमुखी
विकास के पथ पर बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अधिकारों की अर्थ की या परिभाषा की बात करें तो अधिकार वो परिस्थितियां हैं जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, और ये परिस्थितियां उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व होता है। राज्य अपने यहां चाहे संविधान के मार्फत चाहे कानून के मार्फत किसी न किसी रूप में अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, ताकि व्यक्ति उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व के विकास को प्राप्त कर सके, अपने अहम को प्राप्त कर सके, अपने परिवार का, अपने समाज का विकास कर सके। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि बिना मौलिक अधिकारों के, बिना मूल अधिकारों के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते रहे हैं। यही धारणा है, चाहे कोई कैसा भी देश हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे सर्वाधिकारवादी हो, चाहे तानाशाही हो, अपने संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान अवश्य करता है। अगर लोकतांत्रिक देश होगा तो वो अधिकार वास्तव में जनता को प्राप्त होंगे, और अगर तानाशाही या सर्वाधिकारवादी देश होगा तो हो सकता है कि वो वास्तव में उस रूप में प्राप्त ना हो सके, लेकिन संविधान में उनको स्थान अवश्य दिया जाता है। चलिए अब अपन थोड़ा सा भारतीय संविधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान का अध्याय 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे यहाँ मूल अधिकारों को गिनाया गया है। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित किया गया है। समानता अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। समानता को फिर आगे अन्य उपभागों में विभाजित करते हुए इसको और ज्यादा विस्तृत करने की चेष्टा संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई। तो पहला अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? पहला बिंदु कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो विशेष व्यक्ति हो या आम व्यक्ति हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या सामान्य जन, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, चाहे किसी भी पद पर स्थापित क्यों न, कानून के समक्ष सभी एक समान माने जाएंगे। यानी कानून व्यक्ति में किसी भी प्रकार का, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता। अगर किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तो वो व्यक्ति कोई भी हो, उसको एक अपराधी की भांति समझते हुए उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। ये बात कहता है अनुच्छेद 14, यानी कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं। इसमें जो कानून का समान संरक्षण शब्द है, यानी कि सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, किसी को विशेष सहायता, विशेष सुविधा, विशेष संरक्षण की प्राप्ति नहीं है। ये जो शब्द है कानून का समान संरक्षण, ये लिया है हमने अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अमेरिका में इस शब्द को रखा, अमेरिकी संविधान में रखा, और ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्राप्त। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी शब्द वहां से उठाया। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति भारत में निवास करने वाला, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, कानून का उसको समान संरक्षण रहेगा और कानून किसी भी भेदभाव नहीं करेगा। दूसरे, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। यानी कि अनुच्छेद 15 ये घोषणा करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, और उसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, इन आधारों पर भारतीय नागरिक के मध्य किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्पष्ट रूप से भेदभाव की मनाही की गई है। यानी कि हम इस आधार पर व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं करेंगे, ये कहता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 कहता है राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत राज्य क्षेत्र में निवास करता है उसको सरकारी नौकरियों में, जो राज्य के द्वारा नौकरियां या जो भी भर्ती निकाली जाती है, उन सब में समान अवसर प्रदान किया जाएगा, भेदभाव नहीं हो सकता। इसमें एक चीज और लिखी गई है कि राज्य को अधिकार है कि वो राजकीय सेवाओं के लिए योग्यताएं निर्धारित कर सके। यानी कि यदि राज्य चाहे तो वह किसी नौकरी के लिए, किसी राजकीय सेवा के लिए, किस व्यक्ति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस आधार पर वो कुछ भी योग्यता निर्धारित कर सकता है।
जो आरक्षण की चर्चा आती है वो इसी के अधीन है। यानी अनुच्छेद 16 ये कहता है यदि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा समुदाय जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है या उनमें शिक्षा का प्रसार नहीं है या वो बहुत ज्यादा इतने पीछे हैं कि वो इस प्रकार की नौकरियों को प्राप्त नहीं कर सकते, तो यहाँ पर उनके लिए अलग योग्यताएं निर्धारित की जा सकती है। जैसे हम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि को जो योग्यताओं में शिथिलता प्रदान की जाती है वो अनुच्छेद 16 के अधीन है, क्योंकि अनुच्छेद 16 राज्यों को यह अधिकार देता है। अन्यथा व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला है अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की जो समस्या पहले भारतीय समाज में व्याप्त थी उसको भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 17 के तहत प्रतिबंधित घोषित किया, यानी कि उसकी पूर्ण रूप से मनाही की गई। और इसी के आलोक में भारतीय संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया। अपराध अधिनियम पारित होने के उपरांत ये एक कानून बन गया, और अगर उसके उपरांत भी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत या अस्पृश्यता जैसी चीजों को अपनाता है तो उसको 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है, यानी कि ये पूर्णतया प्रतिबंधित है। अगला है उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 18। उपाधियां यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर सम्मानजनक, सम्मान सूचक उपाधियां जो वितरित की जाती है उनका निषेध किया गया। इसमें थोड़ा सा देखिएगा, इसमें संविधान के अनुच्छेद 18 में लिखा गया है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती। यानी कि सेना के द्वारा जो जैसे कि परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, ये जो उपाधियां वितरित की जाती है ये वितरित की जा सकती है, इसके लिए कहीं पर भी मनाही नहीं है। साथ ही दूसरा वाक्य इस्तेमाल किया गया विद्या संबंधी, यानी कि शिक्षा संबंधी यदि कोई उपाधि भारत सरकार, कोई भारत की प्रदेश सरकार वितरित करती है तो भी अनुच्छेद 18 उसको अनुमति प्रदान करती है। आगे देखिएगा, इसमें लिखा है कि भारत का नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। यानी कि भारत का नागरिक यदि किसी और राज्य से उस राज्य की कोई भी उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी उसको भारतीय राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा कई बार देखा गया है कि फ्रांसीसी सरकार के द्वारा या पड़ोसी पाकिस्तान की सरकार के द्वारा या अमेरिकी सरकार के द्वारा भारत के जो विशेष व्यक्ति होते हैं, विशेष क्षेत्र में दक्ष व्यक्ति होते हैं, उनको अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाता है। तो ऐसे में उनको उपाधि प्राप्त करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी और अनुमति उपरांत ही वो ऐसी कोई भी उपाधि ग्रहण कर सकता है। आगे है 1950 से पद्म पुरस्कार प्रारंभ। पद्म पुरस्कार का तात्पर्य जो हम पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो पद्म पुरस्कार प्रदान करते हैं इनकी शुरुआत 1950 से की गई थी और फिर उनको एक बार 1977 में बंद कर दिया। जब जनता सरकार आई 1977 में सबसे पहले, तब उन्होंने 1950 से जो पद्म पुरस्कार दिए जा रहे थे उनको बंद कर दिया। क्यों? इसके पीछे कारण ये था कि उनका ये मानना था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि अनुच्छेद 18 में स्पष्ट लिखा है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि वितरित नहीं की जा सकती। क्योंकि पद्म पुरस्कार न तो सेना से संबंधित है न विद्या से संबंधित है, इसी कारण से जनता सरकार ने आते ही इनको बंद कर दिया और 1980 में ये पुरस्कार पुनः प्रारंभ कर दिए गए और आज तक निरंतर इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये पुरस्कार जो पद्म पुरस्कार है वो इस अनुच्छेद के विरोध में है, क्योंकि यह अनुच्छेद तो कम से कम इस प्रकार की उपाधियां या सम्मान सूचक प्रदान करने की अनुमति नहीं देता। खैर, यह है हमारा पहला अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अनुच्छेद 16 बात करेंगे राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध और अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध। चलिए, ये था पहला अधिकार। दूसरे की बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। यानी कि
दूसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया। स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति वास्तव में अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता और इसी के लिए इसी को आधार मानकर हमने स्वतंत्रता के अधिकार को 2 नंबर पर रखा है। जो अनुच्छेद 19 है उनमें मौलिक रूप से 7 स्वतंत्रताएं थी। अनुच्छेद 19 मूल स्वतंत्रताएं यानी 7, इसके अधीन अलग अलग स्वतंत्रता कौन सी? अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में लिख करके बोल करके अपने विचार और अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकता है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आती है। ये ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से कई बार जनरल नॉलेज में पूछ भी लिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के में शामिल है, यानी कि क्योंकि वो भी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बात को प्रकट करते हैं, इसीलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें शामिल है। ये भी याद रखिएगा कि जो स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई है संविधान के द्वारा वो युक्ति युक्त परिस्थितियों के अनुसार है। अगर कोई व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का गलत उपयोग करता है या इन स्वतंत्रताओं के माध्यम से कोई ऐसी बात करता है, कुछ ऐसा कार्य करता है जो किसी व्यक्ति की, राज्य की या अन्य चीजों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करे, तो ऐसी स्थिति में हमारा संविधान उन स्वतंत्रताओं पर युक्त युक्त प्रतिबंध भी लगाता है। कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति इनका नाजायज प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए विचार और अभिव्यक्ति प्रकट करते समय कोई भी व्यक्ति किसी की मानहानि भी नहीं कर सकता, शब्दों के द्वारा किसी का नुकसान भी नहीं कर सकता। इसलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक व्यक्ति एक सीमा और एक दायरे में रहते हुए कार्य करता है। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 है भारतीय नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी प्रकार से कहीं पर भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जुड़े अस्त्र शस्त्र रहित, यानी बिना अस्त्रों शस्त्रों के कहीं पर भी किसी भी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी गैर सरकारी संगठन, कोई भी जाति या धार्मिक संगठन कुछ भी हो, वो भी अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार का सम्मेलन करना चाहें तो उनको अनुमति है, लेकिन शर्त भी जुड़ी हुई, शर्त के उल्लंघन की अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। अगला समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 गैर, यानी कि प्रत्येक भारतीय को ये अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार के संगठन, संघ आदि का निर्माण कर सके। राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, जो दबाव समूह का निर्माण होता है, जो विभिन्न प्रकार के अन्य संगठनों का निर्माण होता है, चाहे वो संगठन किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए, किसी भी चीज से जुड़े हुए हो, चाहे वो गैर सरकारी संगठन भी क्यों ना हो, वो सब भी अनुच्छेद 19 गैर के तहत ही निर्मित होते हैं। यानी कि हम किसी भी प्रकार के संगठन का निर्माण कर सकते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे अधिकार हमें प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 गैर। 19 गैर के तहत हम इस प्रकार के संगठनों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा कोई भी संगठन निर्मित नहीं किया जा सकता जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर दे। ऐसे संगठनों के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश का एक संगठन है, सिम्मी नाम दिया गया था उसको, उस संगठन को भारत सरकार ने प्रतिबंध कर रखा है क्योंकि वो भारतीय एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहा था। इसलिए कोई भी ऐसा संगठन जो भारतीय समाज के, राजनीतिक व्यवस्था के, एकता और अखंडता के लिए हो, उस संगठन के निर्माण की तो छूट है, लेकिन अगर विपरीत हो तो ऐसे संगठन को समाप्त किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगला है भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 गैर। भ्रमण, आबाद यानी बिना किसी बाधा के भ्रमण करना, कहा? पूरे भारत क्षेत्र में। जहां तक भारत का भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर कोई भी भारतीय नागरिक बिना किसी बाधा के आ जा सकता है, आवागमन कर सकता है। इसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 है, यानी कि न केवल घूमने की स्वतंत्रता है बल्कि साथ ही साथ आपको कहीं पर भी निवास करने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन फिर भी मैं वही बात कहूंगा, जहां तक ये दोनों बिंदु है, भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण और आबाद निवास की स्वतंत्रता, इन पर भी युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ऐसा कोई भी बिंदु, ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी आचरण जो भारतीय संविधान की उक्त धाराओं के विरोध में हो, उनके खिलाफ युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर उनके भ्रमण से, उनके निवास से किसी भारत की या किसी प्रदेश की एकता, अखंडता, सुरक्षा आदि के ऊपर खतरा महसूस होता है, तो ऐसी परिस्थिति में इनके विरुद्ध प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला है संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 मैंने इसके आगे लिखा है समाप्त। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1979 में जो संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था, उस संपत्ति के अधिकार के साथ साथ जो अनुच्छेद 19 से 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, उसमें अनुच्छेद 19 में जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त थी संपत्ति के अर्जन की 19 उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब ये स्वतंत्रता हमारे उपयोग में नहीं है। अगली है वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता 19 यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, बिना किसी भेदभाव के कोई भी किसी भी प्रकार का कारोबार या धंधा कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार जो भी आवश्यक परिस्थितियां होगी उनको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी। ये जो कुछ स्वतंत्रताएं हैं ये हमें अनुच्छेद 19 में प्राप्त है। मूल रूप में 7 स्वतंत्रताएं इसमें दी गई थी, जिसमें से एक 19 की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। अब हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं व्यक्ति के पास मौजूद है। अगला अपराध के लिए 2 सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20 यानी कि व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से पूर्व या अपराधी मानने के लिए उसको कुछ ऐसे अधिकार दिए गए, कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं दी गई कि उसके साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती ना हो पाए। उसमें कुछ बातें हैं जैसे किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि यदि किसी व्यक्ति को हम अपराधी मानते हैं या किसी व्यक्ति को अपराधी साबित करते हैं, उसके साथ यह बात भी लागू होती है कि उसने अपराध करते समय वास्तव में किसी कानून का उल्लंघन किया हो। अगर कोई कानून प्रचलित है, प्रचलन में है, उसका उल्लंघन करता है, तब तो वो अपराधी है। लेकिन उसने ऐसा कृत्य कर दिया हो जिसको परिभाषित करने के लिए कोई कानून ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ये मानेंगे कि वास्तव में वो निर्दोष है, यानी कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। यानी कि अपराधी तभी माना जाएगा जब उसने किसी कानून को तोड़ा हो या उसका उल्लंघन किया हो। अगली बात है एक अपराध के लिए एक ही बार दंड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई एक अपराध करता है उसके लिए वो कोई दंड भुगत चुका है, उसी अपराध के लिए दोबारा उसको दंडित नहीं किया जा सकता। प्राय जब भी मैं कोई क्लास लेता हूं इसके बारे में एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। एक फिल्म है अंधा कानून, जिसमें अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में है और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में एक व्यक्ति होता है जैसे अमरीश पुरी, उसकी हत्या के अपराध में उम्र कैद की सजा दी जाती है। वो उम्र कैद की सजा काट कर वापिस आता है और उस दौरान उसको पता चलता है कि अमरीश पुरी जिसकी हत्या के आरोप में वो उम्र कैद की सजा काट चुका है वो जिंदा है। वो उसको एक सभा में देखता है और वहीं पर वो उसका पीछा करता है। वो भागते हुए अदालत में पहुंचता और अदालत में अमिताभ बच्चन उसकी हत्या करता है और चाहते हुए भी अदालत उसको दोबारा सजा नहीं दे सकती, क्योंकि इसी व्यक्ति की हत्या के आरोप में वो व्यक्ति उम्र कैद की सजा काट चुका है। इसका तात्पर्य निकलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक अपराध के लिए कोई सजा भुगत ली है, उसी अपराध के लिए उसको दूसरी बार सजा नहीं दी जा सकती। अगला है स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध कर चुका हो जिसके लिए उसके विरुद्ध में कोई भी सबूत या गवाह ना हो, वो एकमात्र स्वयं ही एकमात्र गवाह हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 20, यानी कि अपराध के मामले में या निरोध करने के मामले में भी हमारा संविधान भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, अनुच्छेद 21।
इसके साथ एक बात मैंने लिखी है, आपातकाल में भी प्रतिबंधित नहीं, यानी कि भारतीय संविधान जो आपातकालीन उपबंध करता है उन उपबंधों के तहत अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय आपात कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि ये आपातकाल लागू हो तब भी किसी भी सूरत में इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जो बाकी शेष अधिकार है उन अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 21 में जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। और यह प्रावधान किया गया है सन 1979 में जो 44वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किया गया था उसके साथ है। यानी कि 44वें संविधान संशोधन के बाद ये स्थिति है कि व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है और उसको किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता। अगला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है और साथ साथ उसको निरुद्ध किए जाने से भी रोका गया है। यानी कि कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी अधिकारी कार्यालय आदि व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण के न तो गिरफ्तार कर सकते हैं न ही उसको निरुद्ध किया जा सकता है। कैसे? किसी अपराधी को बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना 24 घंटे से अधिक बंदी नहीं रखा जा सकता। यदि किसी को अपराधी माना जाता है या किसी की गिरफ्तारी की जाती है तब उसको पहली बात उचित कारण बताने पड़ेंगे। बिना वारंट के भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और अगर गिरफ्तार किया भी जाता है किसी संदेह के भी कारण से तब भी 24 घंटे के भीतर उसको किसी नजदीक के न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे लिखा है निकट के न्यायालय में उपस्थिति, यानी कि निकट के न्यायालय में प्रस्तुत करने का तात्पर्य ये कि न्यायालय ये देख सके कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है क्या उसकी गिरफ्तारी के कारण समुचित है। अगर वो कानून के अनुसार उचित है तब न्यायालय उसके बारे में आगामी निर्णय करेगा। तो उसके बिना व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का भी अधिकार है ताकि वो अपनी सुरक्षा का, अपने बचाव का कोई उपाय कर सके। ये कहता है अनुच्छेद 22, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा संबंधी संपूर्ण चीजें हमारा संविधान प्रदान करता है। ये दो अधिकार जिसकी चर्चा हमने की, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। इसी के बीच में एक और चीज बाद में शामिल की गई, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क। इसमें देखिए लिखा है 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 में खंड 21 क जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, यानी कि सन 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन करने के उपरांत अनुच्छेद 21 में एक और खंड जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 क। इस खंड में हमने घोषित किया है शिक्षा को मौलिक अधिकार। हालांकि गणना दृष्टि से आज भी हमारे पास 6 ही अधिकार माने जाएंगे, लेकिन फिर भी एक अधिकार के रूप में, विधिक अधिकार के रूप में हमारे पास शिक्षा का अधिकार जुड़ गया है। इसमें लिखा गया इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए, यानी जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 2002 में, उसके क्रियान्वयन करने के लिए अगस्त 2009 में संसद ने एक विधेयक पारित किया, शिक्षा का अधिकार विधेयक, जो अप्रैल 2010 में लागू हुआ। याद रखिएगा 3 अलग अलग समय है। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, संशोधन होता है अनुच्छेद 21 में, खंड जोड़ा जाता है 21 क और इसी के उपलक्ष्य में संसद के द्वारा इसको लागू करने के लिए एक विधेयक का निर्माण किया जाता है अगस्त 2009 में और ये विधेयक अधिनियम बनता है अप्रैल 2010 में। अधिनियम हम तब मानते हैं जब राष्ट्रपति के उस विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। हस्ताक्षर की तिथि से वो कानून यानी कि अधिनियम बन जाता है और अस्तित्व में आ जाता है। तो ये विधेयक बना अगस्त 9 में और लागू हुआ अप्रैल 2010 में। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि जो भी बालक 6 से 14 वर्ष तक के उनको अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाए। इसके साथ ही साथ एक और चीज जोड़ी गई थी मौलिक कर्तव्यों में। हम जानते हैं
कि जो भाग 4 है उसमें भाग 4 का है, उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, 10 मूल कर्तव्य थे। उसमें एक और 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया अभिभावकों के लिए इसी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और अभिभावकों का एक कर्तव्य माना गया कि वो अपने उन बालकों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष तक है उनको अनिवार्य रूप से शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। तो ये अनुच्छेद 21 में 21 के रूप में जोड़ा गया है। यह है भारतीय संविधान का अध्याय 3 अनुच्छेद 12 से 35 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमने किया समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। कोई भी समस्या हो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। इसी की अगली कड़ी में हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।